नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आरजे संजू आपके साथ। आज मैं एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूं। कहानी का शीर्षक है तलाश। जी हाँ, हर इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ की तलाश होती है और मेरी कहानी नायिका को भी अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ की तलाश है। तो चलिए मैं सीधे कहानी की ओर आती हूँ। भादों की कृष्ण पक्ष की रात, दूर दूर तक सन्नाटा, उस पर गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। दामिनी कड़क कड़क कर लोगों के हृदय को दहला रही थी। शायद कोई प्रलय आने वाला है। साए साए करके बहता हवा लोगों के हृदय को कंपित कर रहा था। श्रुति कमरे की खिड़की के शीशे से प्रकृति की भयानक दृश्य को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ अभिषेक जी का फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस भयानक रात में वो घर कैसे पहुंचते। वो निश्चिंत हो चुकी थी। बेटी रीमा इन्वर्टर की रोशनी में पड़ रही थी। श्रुति कमरे का लाइट ऑफ करके खिड़की से प्रकृति की भयानक दृश्य को देख रही थी। आज फिर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कोई उसे याद कर रहा है। बेचैन सी वह कभी बेटी के कमरे में, कभी अपने बिस्तर पर आ जाती। उसे अक्सर लगता था कि उसे किसी की तलाश है। बचपन से ही वो कभी कभी उदास हो जाया करती थी। समझ नहीं पा रही थी अपनी उदासी की वजह को। कविता में भी उस इंसान को खोजती थी। आज तो हद हो गई थी। श्रुति को किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो कौन थी पिक्चर के गाना लगाकर सुनने लगती है। लग जा गले कि तुम यह हंसी रात हो या न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो या न हो। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और खिड़की से आती हुई पानी की बौछारें और उसके बहती हुई आंखों के आंसू एक सार हो जाते हैं। खिड़की पर सिर टिकाकर बैठी हुई मूसलाधार बारिश को देखने लगी और अंतर मन से कहने लगी, मन, तुम बता मुझे क्या हो रहा है, मुझे जवाब दो। और हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाने लगती है, कौन हो अनजान पति, क्यों मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे हो, क्यों? मुझे जवाब चाहिए पति। कौन हूँ मैं? क्यों लगता है मुझे युगों से हमारा नाता है? पटोहिया बता, मैं कौन हूँ? क्या तुमसे कभी मिली हूँ पति? मैं जानती हूँ मेरी सोच कभी गलत नहीं होती। क्या मेरी तलाश खत्म होगी या नहीं? शादी के समय में भी तुम मुझे खींच रहे थे और कह रहे थे कि मैं शादी ना करूं। क्यों? तुम्हें महसूस करती हूँ, क्यों एक मधुसी सी छाने लगती है, जैसे वो अपने वश में ना हो। अचानक कुछ ऐसा घटता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बारिश हो रहा था। अचानक आसमान में चमकता हुआ चांद नजर आता है और बेला जूही की खुशबू से सारा आलम महक उठता है। अजीब सी अलौकिक दृश्य था। अचानक उसे लगता है कोई उसके बालों को सहला रहा है। वो व्यक्ति दिख नहीं रहा था। तभी उसकी फुसफुसाहट तथा उसके मदहोश करने वाली आवाज़ उसके कानों में आती है, श्रुति, मेरी श्रुति, खुद को परेशान न करो। वह उसके बाल को सहलाए जा रहा था। श्रुति को महसूस होता है कि उसका सर बलिष्ठ कंधे पर है, जिसकी उंगलियां रुई से भी मुलायम है। श्रुति पूछती है, तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं? मैं कौन हूँ पगली? वो छाया कहता है, नहीं पथिक, पहचान नहीं पा रही हूँ। श्रुति उसके बलिष्ठ बाहों में बेल की तरह लटक जाती है और वो उसके आँखों को, उसके कपोलों को चूमता है। वह छाया कहता है, चलो चलो श्रुति, आज हम तुम्हारी तलाश को ख़त्म किए देते हैं। श्रुति को इतना महसूस होता है कि उसका शरीर हवा जैसा हल्का हो जाता है और वो उड़कर उस अजनबी के साथ 5वीं माले के खिड़की से बाहर निकलती है। वो शख्स उसे आसमान में उड़ाए जा रहा था, जैसे शिव सती के शरीर को ले जाते हैं। उसी तरह से श्रुति महसूस करती है। श्रुति उस साये के बाहों में थी। उसे याद भी नहीं था कि उसके घर है, उसके बच्चे हैं, उसकी अलग दुनिया है।
वो चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मुक्ति मिल गई हो। अचानक वो शख्स उसे हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटे से कस्बे में ले जाता है। वहाँ बारिश नहीं हो रहा था, पर अत्यंत सुंदर जगह था। चांदनी रात, चांदी से सफ़ेद झरनों की आवाज़, उससे निकलने वाली मधुर तान छेड़ रहा था। हिमालय के जंगली पुष्प की सुरभि से सारा आलम सुरभित हो रहा था। अजीब सा माहौल था। मंत्रमुग्ध होकर श्रुति प्रकृति के नज़ारे को देख रही थी। तभी वो अजनबी साया पुष्प की माला उसके गले में डाल देता है। श्रुति चौंक पड़ती है और कहती है, तुम कौन हो? क्या तुमसे मैं मिली हूँ कभी? तुमने मेरे गले में माला डालने का दुस्साहस कैसे किया? तभी अजनबी छाया कहता है, तुम मेरी परिणीता हो श्रु। चौंक पड़ती है श्रुति। इस नाम से जब 8वीं कक्षा में थी तो कोई उसे पुकारता था। श्रुति कहती है, प्लीज़ बताएं आप कौन हैं? टूटे आवाज़ में कहती है। उस व्यक्ति का सर दूसरी ओर था और कहता है, मुझे देखकर डरोगी तो नहीं? श्रुति कहती है, नहीं डरूंगी। तो देख लो श्रुति, आज के बाद मैं कभी भी नहीं मिलूँगा तुमसे, ना तुम मुझे महसूस कर पाओगी। पर तुम्हारे साथ इतने दिनों तक था ना, तुम्हें खालीपन लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तकलीफ़ देखा नहीं जाता मुझे, ना मैं तुम बिन रह सकता हूँ। तो देखो श्रुति, आज जी भर के देख लो मुझे, देख लो। जैसे ही वो साया करीब आता है, उसे देखकर चौंक पड़ती है श्रुति और उसके मुंह से निकल जाता है, राज आप यहाँ? वही लंबा कद काठी, वही क्रीम कलर की शर्ट, वही ब्राउन जीन्स। उफ, कहती है श्रुति, पर उसके शरीर से अजीब सी खुशबू आ रही थी। पहचाना श्रु? आपने जब आप कश्मीर अपने फॉरेस्ट ऑफिसर मामा के यहाँ रहने के लिए आई थी 2 महीने के लिए? मैं पास वाले ही घर में रहता था। आपके मामा और मेरे पापा में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। सब कुछ याद आने लगता है श्रुति को। राज 11वीं में था। किस तरह सब बच्चे मिलकर सैर सपाटे करते थे, किस तरह घाटियों में खेलते थे। एक बार परिणीता नाटक का मंचन हुआ था, उसमें श्रुति परिणीता का रोल की थी, जो नायिका का रोल था उसे की थी। और वो श्रुति अपने अतीत में खो जाती है। तभी राज की आवाज़ आती है। राज कहता है, कहाँ खो गई? प्यार से कहता है राज, कहाँ से खो गई बाबू? चौंक पड़ती है श्रुति, क्योंकि प्यार से श्रुति को राज बाबू कह के पुकारता था। चलो श्रुति, मैं तुम्हें अपने घर लिए चलता हूँ और आज कुछ सच्चाई से भी तुम्हें अवगत करना चाहूँगा। जब श्रुति उसके घर जाती है तो अजीब सी नीरवता छाई रहती है कमरे में। उसके माता पिता महंगे पलंग पर सोए हुए थे। बगल वाले कमरे में बहन बहनोई और उनका बच्चा सोया हुआ था। राज सबके बारे में बताता है। फिर राज उसे अपने कमरे में ले जाता है और जैसे ही एक तस्वीर पर नज़र पड़ती है, चौंक पड़ती है श्रुति और चिल्ला उठती है। श्रुति परिणीता नाटक में माला बदल की सीन श्रुति की परिणीता नाटक में माला बदल की सीन थी। शायद किसी ने ये तस्वीर खींची थी। वह तस्वीर दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। उस समय राज हंसते हुए कहा था, श्रुति, हम दोनों की जयमाल तो हो गया है, अब तुम मेरी पत्नी हो। अब वो श्रुति बोल दी, ये नाटक है राज, और बच्चों से खिलखिला उठती है श्रुति। उससे अधिक हैरत तब हुई श्रुति को जब उस तस्वीर पे माला देखी। वो राज से लिपट जाती और रोने लगती। तुम मर नहीं सकते राज, तुम मर नहीं सकते। तभी राज कहता है, एक माला खरीदी थी तुम्हारे लिए श्रुति, वो मैंने अलमीरा में रख दिया। जैसे ही घर गया पता चला कि तुम जम्मू के लिए निकल पड़ी हो और गाड़ी से तुम जम्मू जा रही थी। मैं बेतहासा भागता रहा अपने साइकिल पर बैठ के और पगडंडी ढलानों पे बैलेंस बिगड़ गया। फिर क्या हुआ? राज आप बताएं, क्या हुआ फिर? जानते हैं राज, उस समय भी हम आपको महसूस कर रहे थे, आपकी कमी को हम महसूस कर रहे थे। क्यों महसूस कर रहे थे ये मुझे पता नहीं राज, पर आपकी कमी मुझे महसूस हो रही थी।
तभी राज की मम्मी की आवाज़ कमरे से आती है। आ गए राज बेटे, हम जानते थे तुम आओगे। रोज़ तुम्हें महसूस करती हूँ बेटा, रोज़ तुम्हें महसूस करती हूँ। तभी कड़क आवाज़ गूंजती है कमरे से, चुप रहो ममता, राज के मरे हुए 40 साल हो गए। भले ही शरीर नहीं मिला पर संस्कार तो कर दिया था ना। राज की आंखों में अपनी माँ की बातों को सुनकर आंसू आ जाते हैं। श्रुति राज को देखती रह जाती है और लिपट जाती है। मैं तुम्हें सपने में देखती थी राज, मैं देखती थी तुम कभी मुझे चूड़ी पहना रहे हो, कभी कहाँ ले जा रहे हो, पर मैं नहीं समझ पाई राज कि तुम नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी राज, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है। राज कहता है, मुझे बुरी आत्मा मत बनाओ, मुझे बुरी आत्मा मत बनने दो श्रुति। पहले चाहता था कि तुम्हें ले जाऊँ, पर नहीं श्रुति, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मिलेंगे श्रुति, पर इस जन्म का कर्म कर लो। जब कर्म पूरे हो जाएंगे तब मेरे पास आना, क्योंकि अभी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। राज अलमीरा खोलता है और एक भारी मोतियों का माला उसके गले में डाल देता है और कहता है, जब संसार के दायित्व तो पूरा करके मेरे पास आओगी ना, तो तुम्हें इसी माला में देखना चाहूँगी। यह माला नहीं है श्रुति, यह मंगलसूत्र है। तुम कैसे मरे राज? श्रुति हिस्ट्रियाई अंदाज में कहती है, साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया था और मैं ढलानों पे लुढ़कता जा रहा था, पर तुम मेरे जेहन में थी श्रुति। बचपन का प्रथम प्यार तुम थी, तुम्हें इजहार करना चाहता था, पर अंतिम समय में भी तुम मेरे जेहन में, मेरे यादों में थी। श्रुति फपक कर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। राज उसके हाथों को चूम लेता है और एक फूल की डंडी उसके सहारे बदन पे घुमाता है। श्रुति बड़बड़ाए जा रही थी, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। लव यू श्रुति। राज कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा, अब तुम खुश रहोगी श्रुति, पर मैं आऊँगा ज़रूर तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हें ले जाने के लिए नहीं आऊँगा। अपना कर्म करो। कहकर राज अलविदा कहकर वहाँ से अलविदा कहता है और उसके हाथों पर फूल रख देता है। वो नरगिस का फूल था। श्रुति को ये फूल बहुत पसंद था। इधर श्रुति बड़बड़ाए जा रही थी, तुम नहीं जा सकते राज, तुम नहीं जा सकते, तभी तुम नहीं जा सकते। तभी खिड़की से छटकर एक सूरज की रोशनी कमरे में आती है और उसकी बिटिया झकझोरते हुए कहती है, ममा कौन जा रहा है? उठो ना ममा, बारिश ख़त्म हो गई है, भूख लगी है ममा। और खींच कर श्रुति को उठाती है। अजीब सी खुशबू श्रुति के शरीर से आ रही थी, चेहरे पे गजब का नूर था। बिटिया कहती है, मम्मी आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो पकड़कर आईने के पास ले जाती है। तभी श्रुति की बेटी रीमा चौंक पड़ती है, मम्मी ये हार कब आपने खरीदी? बहुत सुंदर लग रही हो इसमें, इस हार में। तब श्रुति संभल चुकी थी, कुछ जवाब नहीं देती। बेटा जा फ्रेश हो ले, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। रीमा के जाने के बाद श्रुति की नज़र तकिए पे पड़ती है, जहाँ नरगिस के फूल और जो माला पहनाया था राज ने, वो उसके बिस्तर पे पड़े हुए हैं। श्रुति मन ही मन कहती है, ये सपना था या हकीकत? तभी उसे लगता है कोई उसके कपोल चूम रहा है और कह रहा है, आवाज़ आती है, ये हकीकत है श्रु, ये हकीकत है। और अपने उंगलियों से उसके बालों को छेड़ते हुए चला जाता है, बालों को छेड़ते हुए चला जाता है। श्रुति मुस्कुरा उठती है, ज़रूर आऊँगी राज, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। रीमा चौंक पड़ती है, किससे बातें कर रही हो मम्मा? कुछ नहीं मेरी बेटी, और उसे गले लगा लेती है। रीमा को राज का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है और उसकी बेटी के लिए उसके आशीर्वाद भरी हाथ उठता हुआ नज़र आता है। सच ये कहानी भले ही रीमा की कहानी, ये श्रुति की कहानी हो, लेकिन हम इंसान कभी कभी कुछ हिडन सच्चाई को समझ नहीं पाते कि ऐसा भी होता है। जीवन में बहुत कुछ है, ये नहीं कह सकते कि जीवन में कुछ संभव नहीं है। बहुत सारी ऐसी असंभव घटनाएं घटती है। वैज्ञानिक इसे चाहे मानसिक रोगी कहें, चाहे जो कहें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूर है। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ और आप ही सभी से कहना चाहती हूँ कि पेड़ लगाइए, धरती बचाइए, जल बचाइए, बच्चों को सिखाइए।